तो इस चुनाव के अंदर जो हार हुई है वो बीजेपी की हार हुई है, रणजीत चौटाला की हार नहीं हुई है। वो जीत हुई है, जेपी की जीत नहीं हुई है, वो जनता की जीत हुई है। तो ये चुनाव, लेकिन विकल्प के तौर पे कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं थी, तो हम इसको, ये जो 5 सीटें कांग्रेस को मिली, हम कांग्रेस की प्रति नहीं मानेंगे। ये एक्चुअली चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता। जो नेता थे, बहुत सारे नेता थे जयप्रकाश जेपी के साथ, जो कि लगभग 8 से 10 हैं, जो विधायक के लाइन में आने वाले समय में टिकट के दौड़ में लगाने वाले, इतने वो होने के बावजूद भी वहाँ जयप्रकाश जेपी के हाथ। तो जो लीड जेपी को नानोन से मिली थी और जो नेताओं की भीड़ बरवाला में है, उसके हिसाब से मुकाबला बरवाला का नानोन से होना चाहिए था। उस मुकाबले में कहीं नहीं ठहरे हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो टिकट के बरवाला हल्के से जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार, वो किस मुंह से जाके टिकट मांगेंगे कि हमने ये किया करके दिखाया। आपके पास मौका था ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मन से ये भी कहते थे जयप्रकाश जेपी को यहाँ से सांसद बना दो, अगली सरकार मैं बना दूंगा। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। देखो, तभी तो राम कुमार गौतम जी ये कह रहे थे कि पीएम के लिए चुनाव है, सीएम के लिए नहीं है, लेकिन वो तो अपने हिसाब से कह रहे हैं ना। जैसे ना देवीलाल की फोटो रणजीत सिंह चौटाला भाजपा के पोस्टर में और इनेलो के पोस्टर में, जेजेपी के पोस्टर में, उनके तस्वीर से जो लोग भावुक थे। हाँ, चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए से स्टार्ट करके पेंशन आज 3000 हुए। हम तो अभी भी उनको गुण गाते। इस तरह के गाँव के हम जब जा रहे थे, लोग बोल रहे थे, लेकिन वोट में तब्दील नहीं। बात वही आ जाती है, हर जगह तो इशार की बात की थी। लोग, अब देवीलाल की फोटो दिखा दो या महात्मा गांधी की फोटो दिखा दो, कुछ दिखा दो, लोगों में जो गुस्सा था ना, वो गुस्सा जाहिर करना था और इस चुनाव में लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। ये बीजेपी के ऊपर है कि वो अपनी गलतियां मान के कुछ स्कीमों को बंद करके जिनका विरोध है उन गुस्सों को कितना कम कर सकती है। ये देखा जाएगा कि वो जो करेगी बीजेपी, वो अगले चुनाव में फर्क डाल सकता है। वरना यही इसी डर्रे पे बीजेपी चली, इसी डर्रे पे 4 महीने सरकार चली, तो स्थिति इस चुनाव से भी खराब हो। तो क्या लगता है रणजीत चौटाला का हारने का कारण, हालांकि ये था सरकार के खिलाफ तो थे, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हिसार लोकसभा में थे, उन्होंने दिखाई तो थी, लेकिन अंदर खाते पूरी तरह से मदद नहीं की। साफ तौर से दिखाई भी ये दे रहा है। क्या मानते हैं उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई कर सकती है? देखो, वैसे पार्टी का है मामला, लेकिन इन्होंने भी टेक्निकली, सिर्फ अभिमन्यु के अलावा कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसने टेक्निकली ये सिद्ध कर दिया हो कि मैंने बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगे। सिर्फ अभिमन्यु के अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके बूथ से बीजेपी का प्रत्याशी हारा हो। कुलदीप बिश्नोई दौड़ में थे, टिकट कटना, दूसरी फिर पूर्व मुख्यमंत्री आगे इस तरह की टिप्पणी, फिर आदमपुर में रैली होती है, वहां पर कुलदीप बिश्नोई को मना मनू के वहां पे बुलाया जाता है, फिर कुलदीप बिश्नोई दावा करते हैं मैं लिख के दे दूंगा चौधरी रणजीत सिंह जीतेंगे। ठीक है, लोगों से अपील भी करते हैं कि मेरी इज्जत बचाना और यहाँ से जीत दिलवाना। उसके बाद उनके बूथ से तो जीते, लेकिन बाकी इलाके से अगर बात करें तो लगभग 7-8 हज़ार से वहाँ से हार होती है। देखिए, जस्ट रणजीत चौटाला की टिकट की घोषणा के जस्ट बाद कुलदीप बिश्नोई जाके दिल्ली बैठ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं RS रिक्वेस्ट। इस वक्त हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार हैं कुमार मुकेश, और साथ में एडवोकेट हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20-22 साल से लगातार जुड़े हुए हैं। हिसार के आसपास के क्षेत्र से पत्रकारिता करते हैं और बड़ा नाम है। आज हम बात करेंगे, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और एनडीए और वहाँ पे इंडिया गठबंधन दोनों का आपने, जैसे कि एग्जिट पोल भी आपने देखे थे और जो रिजल्ट जो आया है वो भी आप लोगों ने देख लिया। विशेष तौर से हम बात करेंगे हिसार की सीट को लेके, जहां ये आकलन था कि कोई कहता था कि जयप्रकाश जेपी जीतेंगे 40-50 हज़ार से, कई ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के चौधरी रणजीत सिंह जीतेंगे, और बाजी मार ली जयप्रकाश जेपी ने। हम विश्लेषण करेंगे कि क्या भीतरघात हुआ है कहीं ना कहीं अपने रणजीत सिंह चौटाला के साथ, या नहीं हुआ, या लोग ये चाहते थे कि जो वर्तमान में सरकार है उसको हराना चाहते थे, क्या फैक्टर है, उस पर हम विशेष तौर से बात करेंगे। कुमार मुकेश जी हमारे साथ है, इनसे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मुकेश जी, जैसे कि एग्जिट पोल आपने देखे थे, उसके एक तरह से विपरीत रिजल्ट आए हैं, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, एग्जिट पोल को तो लगभग हर जनता ही फर्जी मान रही थी, क्योंकि जमीनी स्तर पे तो लगता ही नहीं कि वो वास्तव में सही एग्जिट पोल रहे होंगे। हालांकि फिर भी लोगों में डर रहा, उसके कारण शेयर बाजार में भी फर्क पड़ा। लेकिन जो लोग मीडिया से जुड़े हुए थे या एक्टिव पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, वो उसको सही नहीं मान रहे थे। तो हाँ, एग्जिट पोल सच्चाई से कोसों दूर थे। वो एग्जिट पोल वालों को भी पता था और लगभग जो
इस लाइन से जुड़े उनको देखने वालों को भी पता था। जैसे 2019 का नारा लहर थी, जैसे मोदी जी की, इस बार 400 पार का नारा था, उस टाइम लहर थी। क्या इम्पैक्ट जो था कि नारा जो वो विफल हुआ है पूरी तरह से? बिल्कुल विफल हुआ है, क्योंकि ये 400 पार का नारा ही अपने आप में और कॉन्फिडेंस लगता है। क्योंकि 2019 में पुलवामा के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद एयर स्ट्राइक, और उसके बाद में माहौल देशभक्ति का। इस बार इन्होंने सोचा कि राम मंदिर वो काम कर जाएगा, की फैक्टर होगा, इसलिए उन्होंने कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए और कॉन्फिडेंस राम मंदिर के बाद कि 400 पार का नारा दिया गया। हालांकि अयोध्या से भी भाजपा आ रही है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी का था कि संविधान बदला जाएगा, अगर आप लोगों ने इस बार कांग्रेस का अन्य दलों को साथ नहीं दिया तो भाजपा को हराने के लिए संविधान खतरे में है, इस तरह की बात थी। दूसरा किसान आंदोलन था, लंबे समय तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहे दिल्ली में, ये फैक्टर कितना रहा? बिल्कुल सबसे बड़ा फैक्टर रहा है ये। बीजेपी की ऑल ओवर इंडिया हार के अंदर ये दोनों फैक्टर सबसे बड़े फैक्टर रहे हैं। देखो, संविधान वाला फैक्टर इसलिए मैं आपको इसका सबूत देख लेना आप, कि बसपा 0 पे रही है, और हर क्षेत्र में जो पिछली बार बसपा को वोट मिले, तो मोदी लहर में भी जो बसपा को वोट मिले थे ना, उससे भी कम वोट मिले। इसका मतलब जो एससी कैटेगरी के वोट ज्यादातर बसपा में जाते हैं, उन्होंने भी कांग्रेस के लिए वोट मांगे हैं, क्योंकि वो भी शिफ्ट कांग्रेस की तरफ हुए हैं। कि उनको पता है कि एक है बसपा का पार्टी का सिंबल है, ठीक है, उनको भी पता था कि जीत नहीं सकते वो, तो इसलिए वोट क्यों खराब करे, ताकि हमारा एक संविधान बचाने के लिए हमें कांग्रेस को बचाना है। कई जगह लोगों के मैंने फीडबैक भी सुने हैं कि बसपा वाले या दूसरे बसपा वालों का नहीं बोला जा सकता, लेकिन इस कैटेगरी से जुड़े लोग जो है ना, वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे। जैसे मोदी को हराने के लिए एक तरह से वोट इस बार हुए हैं। संविधान बदलने का जो सबसे ज्यादा जो बात चल रही थी ना, वो फर्क ही आरक्षण में पड़ना था, और आरक्षण का सबसे ज्यादा फर्क बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट को पड़ेगा। तो इसी के कारण अब देखो बसपा के कम वोट आए हैं और पिछले चुनाव के मुकाबले, तो ये है, इसका मतलब है कि बसपा वाले वोट जो बसपा को जाने थे वो कांग्रेस को ट्रांसफर हुए हैं। तो जैसे कि इस बार जो क्षेत्रीय दल हैं उनका बड़ा केंद्र सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की? हालांकि कई खबरें ये भी आ रही है 8 तारीख को मोदी जी शपथ लेंगे, इस तरह की बातें हैं। कई कहते हैं 9 तारीख को लेंगे, नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कुछ कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो आएंगे। तो मतलब इस तरह का वो चल रहा है, आप क्या देखते हैं आने वाले 2 दिन में रिजल्ट क्या होगा देश के लिए? देखिए, ये वैसे तो बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हम भी है ना देश की राजनीति से जुड़ी खबरों से जुड़े रहते हैं, उस पर कुछ आकलन किया जा सकता है। हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट आए हैं, एनडीए आज बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, तो डिक्लेयर यही करना है कि एनडीए का पीएम पद का प्रत्याशी कब शपथ लेगा। अब पीएम पद का प्रत्याशी बेसिकली क्योंकि मोदी के नाम पे वोट लड़े हैं तो मोदी ही होगा, लेकिन जो बातें सामने आई हालांकि ऑथेंटिक नहीं है, ये चर्चाएं आ रही हैं सोशल मीडिया से और तरीकों से, कई दूसरे माध्यमों से, कि जो मेन 2 पार्टी हैं टीडीपी अपने तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस तो टीएमसी, वो तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनकी दोनों जो पार्टी है वो सपा के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये अगर हट जाए तो इनका बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। तो आज ये डिसाइडिंग पार्टियां हैं एनडीए की सरकार बनाने में। तो बात ये भी चल रही है कि इनको, हालांकि किसी ने बयान नहीं दिया, ये र्यूमर्स, बड़ी लालच दे सकते हैं, नहीं बड़े लालच नहीं, ये कह रहे हैं कि हमें एक तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए और अमित शाह हमें मंत्रिमंडल में चाहिए, ऐसे र्यूमर है या क्या है, बातें आ रही है, हालांकि क्लियर होगा वो चीजें। तो है भी डिसाइडिंग, और इंडिया गठबंधन में इनकी तरफ नजर गड़ाए हुए हैं। तो जो हुआ है, परिणाम आया, उसके हिसाब से तो इंडिया गठबंधन डिक्लेयर कर देगा 1-2 दिन में कि कौन पीएम की शपथ लेगा नहीं लेगा जी। बाकी इनकी आपस में नहीं बनती है, फिर टूटता है तो क्या होता है वो अलग चीज है। तो फिलहाल एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है मेरे हिसाब से जी। हरियाणा की अगर हम लोग बात करें, पहले जैसे कि आकलन ये लगाया जा रहा था कि कम से कम
3 कांग्रेस ले जाएगी, 7 के करीब भारतीय जनता पार्टी। फिर उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हुई तो 6 कांग्रेस और एक तरह से 4 ये, बाद में जाके 50-50 का एक तरह से हुआ। यह क्या हरियाणा में किस तरह का इम्पैक्ट रहा? क्या जो हरियाणा सरकार का खामियां जो थी यहाँ पे किसान आंदोलन के समय और एक तरह से पेपर होना, उसके बाद लीक होना, इस तरह की जॉब को लेके और एक तरह से अग्निवीर योजना, ये सारे फैक्टर हरियाणा में रहे? बिल्कुल रहे हैं, क्योंकि सेना से सबसे ज़्यादा लोग हरियाणा से जाते हैं, पंजाब से जाते हैं। जी। और अग्निवीर जो का सबसे ज़्यादा विरोध है वो यही होगा, क्योंकि जो लोग यहाँ क्या कि हरियाणा में, पंजाब में खेती करते हैं। जी। खेती होगी छोटी। अभी एचयू के एक शोध भी आया था कि 2 एकड़ का किसान हर साल कर्जे में जाता है, जी। अगर उसके बाहर की आमदनी नहीं होती। तो एक उस परिवार से एक सदस्य नौकरी लग जाता है तो वो परिवार सेट हो जाता है। खेत से इनकम, कहीं और से इनकम। और सबसे बढ़िया यहाँ जो प्रचलन है कि एक किसान का बेटा आर्मी में जाता है, लेकिन वो आर्मी में 4 साल के लिए जाके क्या करेगा? ये सबसे बड़ा विरोध है। कह रहे हैं कि गांव में ये भी हो रहा था कि मम्मी पापा इस बार हमारी नौकरी के लिए वोट दे देना ताकि हमारी नौकरी पक्की हो जाए। तो इसका मतलब विरोध था अग्निवीर योजना का। ये जैसे आप हिंदुस्तान टाइम्स और द ट्रिब्यून के, टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यून के आप दैनिक ट्रिब्यून के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और एक तरह से आप लोग इंग्लिश में और सारी चीज उसमें ना बड़े लोग देखते हैं और आकलन अलग अलग तरह के करते हैं। तो इस पे हम लोग ना हिसार की हम लोग विशेष तौर से बात करें लोकसभा में, क्या ऐसा फैक्टर है कि रणजीत सिंह चौटाला एक तरह से एकदम से पैराशूट कहें कि लोग कहते हैं ना कि नाम ही नहीं था और एकदम से उनको मैदान में उतार दिया जाता है और सबसे पहले उतार दिया जाता है, उसके बाद यहाँ से हार होती है, क्या मानते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। रणजीत चौटाला जी खुद जब आए यहाँ, पहले उन्होंने बोला कि उनको तो पता ही नहीं था, मनोहर लाल जी का फोन आया, आओ आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। फिर 2 घंटे बाद में टिकट का अनाउंसमेंट हो जाता है। तो अचानक और पैराशूट से उतारे गए थे, वो खुद ही मानते हैं उस चीज को, तो उन्होंने बोला भी है। नो डाउट उन्होंने पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा है, यहाँ वो सक्रिय भी रहे हैं काफी है, लेकिन वो इस बार दौड़ में नहीं थे। मतलब उन्होंने खुल के नहीं कहा था। जब भी पूछा गया तो भी घुमा फिरा के बोला गया था कि हो सकता है पार्टी दे, क्योंकि पार्टी भी उन्होंने लास्ट में जाके ज्वाइन की थी। तो ये अचानक लेकिन जो दौड़ में थे यहाँ कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, ये इन दोनों के नाम की चर्चा चल रही थी कि इन दोनों में से किसको डिक्लेयर किया जाएगा। अगर अचानक रणजीत जी आ जाते हैं तो दोनों को सेटबैक लगेगा, दोनों के जो वर्कर्स है उनको सेटबैक लगेगा। इसका खामियाजा भी इस चुनाव में प्रत्याशी को लगा है। जी, जैसे कि यहाँ पे प्रत्याशी की बात है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बहुत सारे मैदान में थे, टिकट की दौड़ में थे, भारतीय जनता पार्टी में भी थे। हालांकि टिकट तो एक को मिली थी, उधर से कांग्रेस से जयप्रकाश जेपी, इधर से जैसे कि रणजीत सिंह को बुलाकर इनको टिकट दिया जाता है। तो आप क्या मानते हैं ये जो चुनाव था फिलहाल, जैसे जेपी और वर्सेस रणजीत सिंह चौटाला था, या क्या मानते हैं किस तरह से रणजीत सिंह चौटाला का हार हुआ? देखिए, कई बार अपनी बात भी हुई है कि चुनाव हमेशा हराने के लिए होता है, जिताने के लिए नहीं होता। लेकिन 2019 का चुनाव इसका उसमें ऐसा नहीं था। सिर्फ एक ही चुनाव इसमें देखा है, वो जिताने के लिए चुनाव था। वरना जितने ही मैंने चुनाव देखे वो हराने के लिए चुनाव देखे, क्योंकि 2019 का चुनाव मोदी को जिताने के लिए था। एक लहर थी, देशभक्ति की लहर थी, ये थी कि वो मैंने बात की पुलवामा और एयर स्ट्राइक को। उससे पहले जितने भी चुनाव देखे या इस बार का चुनाव देखा, चुनाव हराने के लिए था। वो चुनाव हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ उसका इम्पैक्ट जाता है, जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम बोलते हैं। तो इस चुनाव में वो ज़्यादा देखने को मिली। तो ये चुनाव, लेकिन विकल्प के तौर पे कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं थी। तो हम इसको, ये जो 5 सीटें कांग्रेस को मिली, हम कांग्रेस के उपलब्धि नहीं मानेंगे। ये एक्चुअली चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता, क्योंकि जो भी लोग मैंने बात करी थी, अभी चर्चा हुई थी कि दिल्ली से भी कुछ बड़े बड़े पत्रकार आए थे यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, चंडीगढ़ से भी आए थे, उनसे भी चर्चा की मैंने, करनाल की भी चर्चा की। सिरसा क्यों बैठते हैं तो चर्चा होती है, क्या आपको क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो सभी ने कहा कि पहली बार हमने चुनाव देखा है कि वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चुनाव नहीं है, ये मतलब एनडीए वर्सेस इंडिया चुनाव नहीं है, ये बीजेपी वर्सेस जनता चुनाव है ये। तो ये सबका आकलन था ये। तो ऐसा चुनाव हमने नहीं देखा। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं, एनडीए या वर्सेस इंडिया चुनाव नहीं था, ये बीजेपी वर्सेस जनता चुनाव था। तो इस चुनाव के अंदर जो हार हुई है वो बीजेपी की हार हुई है, रणजीत चौटाला की हार नहीं हुई है।
वो जीत हुई जेपी की जीत नहीं हुई है, वो जनता की जीत हुई है। तो अगर हम लोग पर्सनल तौर पे बात करते हैं, जयप्रकाश जेपी की पहले यहाँ से सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, वहीं पे रणजीत सिंह चौटाला विधायक, फिर मंत्री, वर्तमान में वो थे। हिसार आके वो समस्या चिन्ह लोगों से मुलाकात करना, उनके अगर स्वभाव की बात करें तो लोग कहते थे कि कहीं ना कहीं शरीफ है, एक तरह से सही इंसान है, इस तरह की बातें भी थी। लेकिन उस चीज को, हाँ, चौधरी रंजीत जी की, लेकिन लोगों ने उस चीज को भी अनदेखी कर दी। नहीं, देखो कि कई फैक्टर होते हैं चुनाव में, कि व्यवहार, सिर्फ व्यवहार होना या किसी परिवार से जुड़े रहना या आपका, वो सारे कई फैक्टर देखे जाते हैं। क्योंकि रणजीत चौटाला, मेरा मानना है, कई लोगों से डिस्कस भी की थी, रणजीत चौटाला अगर कांग्रेस के कैंडिडेट होते तो उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। आज उनका जो सिस्टम था, उनको संघर्ष करना पड़ा बीजेपी के, एज ए बीजेपी प्रत्याशी के तौर पे। तो बात पार्टी की भी आती है, आप किसके, आप यहाँ से एमपी बनने के बाद में पीएम किसको बनाओगे, किसकी गवर्नमेंट बनेगी। तो ये भी फर्क है, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ प्रत्याशी रणजीत चौटाला अच्छे इंसान थे उसके बाद उधर हरा दिया, लेकिन वो बीजेपी से थे ना प्रत्याशी। तो कांग्रेस से होते तो आप कहते हैं कि ये एक तरह से, आप पानी ले सकते हैं अगर लेना हो तो। हाँ, 1 मिनट कट कर ले, तो भी कट कर ले, ठीक है। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस से अगर रणजीत चौटाला को टिकट मिलती तो वो जीतते, तो भाजपा में वो गए, भाजपा से वो हार गए, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये है कि बताना कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता था, ये रणजीत चौटाला के खिलाफ चुनाव नहीं था, ये बीजेपी के खिलाफ चुनाव था। जो लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए ना, वो रणजीत के खिलाफ वोट नहीं दिए हैं और कांग्रेस के फेवर में नहीं दिए, वो बीजेपी के खिलाफ वोट दिए उन्होंने। तो अगर ये रणजीत चौटाला के भी कुछ वोट बैंक है यहाँ, तो रणजीत चौटाला कांग्रेस से होते तो वो जो बीजेपी खिलाफ वाले वोट भी मिलते रणजीत चौटाला को, और उसको उनके खुद के वोट बैंक भी मिलते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रणजीत चौटाला की हार नहीं है, ये बीजेपी की हार है। जी, तो जैसे ना रणजीत चौटाला की हार नहीं है, बीजेपी की हार है। बीजेपी के ना सभी नेता कह रहे थे हम लोग लगे हुए हैं। वहीं पे हम बात करें हिसार, नलवा में पूर्व मुख्यमंत्री जैसे मनोहर लाल की रैली होती है, लोग आते हैं वहाँ पे, भजनलाल जी के ऊपर छोटी सी टिप्पणी होती है, वायरल हो जाता है और एक तरह से फिर वो स्पष्टीकरण देते हैं। उसका कितना प्रभाव पड़ा? उसका बहुत प्रभाव पड़ा, और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा आदमपुर में, नंबर 2 पे प्रभाव पड़ा नलवा में, और नंबर 3 पे प्रभाव पड़ा हांसी में। उसके अलावा भी और हल्कों में प्रभाव पड़ा, क्योंकि 3 हल्कों की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आदमपुर हमेशा भजनलाल परिवार जीतता है, नलवा से जसमा देवी जी रही है, और हांसी से रेणुका बिश्नोई भी विधायक रही है। तो ये तो इनके प्रभाव का काफी बड़ा क्षेत्र है। तो उसके अलावा हरियाणा में भी प्रभाव है पूरा। तो उनका नाम लिए बिना उनको भ्रष्ट बोल देना, मतलब वो भी कोई ऐसा कोई बात भी नहीं चल रही थी कि इतना बोलना जरूरी हो, समझ में नहीं आया मेरे भी, खट्टर साहब ने ऐसा बोल कैसे दिया। तो उसके बाद में वो खुद ही बोल देना कि नहीं, मैं भजनलाल जी के, पहले तो नाम लिए बिना उनको भ्रष्टाचार भ्रष्ट बोलना, उसके बाद में क्लियर करना कि नहीं भजनलाल जी बहुत अच्छे थे, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा था, मतलब वो क्लियर कर देना कि आप उन्हीं के बारे में बोल रहे हो। तो यहाँ के लोग सुन ही नहीं सकते उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए अलग काम किया है, स्टेट के लिए भी काम किया है, लेकिन पहले राजनीति ऐसी चलती थी तो वो नहीं सुन सकते लोग। तो जैसे कि एक तरफ तो कुलदीप बिश्नोई दौड़ में थे टिकट कटना, दूसरी फिर पूर्व मुख्यमंत्री आगे इस तरह की टिप्पणी, फिर आदमपुर में रैली होती है, वहां पर कुलदीप बिश्नोई का मना मनू के वहां पे बुलाया जाता है, फिर कुलदीप बिश्नोई दावा करते हैं मैं लिख के दे दूंगा चौधरी रणजीत सिंह जीतेंगे, ठीक है, लोगों से अपील भी करते हैं कि मेरी इज्जत बचाना और यहाँ से जीत दिलवाना। उसके बाद उनके बूथ से तो जीते, लेकिन बाकी इलाके से अगर बात करें तो लगभग 7-8 हजार से वहां से हार होती है आदमपुर से। देखिए, जस्ट रणजीत चौटाला की टिकट की घोषणा के जस्ट बाद कुलदीप बिश्नोई जाके दिल्ली बैठ गए, और बीजेपी में ऐसा मतलब नाराजगी शो करना मैंने नहीं देखा कि कोई कर सकता, किसी की हिम्मत है। उसके बावजूद भी नायब सिंह सैनी जी उनके घर जाते हैं, उनको मनाते हैं, अब पता नहीं मनाते हैं क्या करते हैं। जब वो आदमपुर आते हैं तो कुलदीप बिश्नोई हाथ जोड़ के आदमपुर की जनता को बोलते हैं कि भव्य बिश्नोई को जो वोट दिए थे उससे फालतू वोट दे देना, वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। ये नहीं बोल रहे कि मेरी इज्जत चली जाएगी। अब वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मेरा नुकसान हो जाएगा मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे बच्चे को कहीं डराया तो नहीं जा रहा है, तो वो तो बच्चा ही है ना उनके लिए, आजमपुर की जनता के लिए। तो मेरे को लगता है कि ये किस तरह से बोला गया, कैसे बोला गया, कहीं ये संदेश भी लोगों के ऊपर गया है कि कहीं ना कहीं हमारे एक तरह से नुमाइंदे को डराया धमकाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ भी वोट पड़े। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो हाथ जोड़ के मांगे हैं, और ये भी कहा कि भव्य से ज्यादा वोट दो, और उनके
बूथ से, आसपास के बूथ से बीजेपी जीती है। तो जैसे कि कैप्टन भव्य ने पूरे इलाके के अपने जनसंपर्क किया है आदमपुर हल्के का। हालांकि कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जी ने के वर्कर्स ने भवानी खेड़ा, आदमपुर, हांसी कई जगह प्रोग्राम रखने के लिए कहा था, लेकिन उनके प्रोग्राम नहीं रखे गए। तो हम लोग बात करते हैं नलवा की, जैसे कि रणवीर सिंह गंगवा वहां से थे, वहां से भी मतलब सोच रहे थे कि लगभग 10,000 से तो यहाँ से जीतेंगे, वहां भी हार हुई 2,500-3,000 से। देखो ऐसा है कि एक तो वहाँ भजनलाल फैक्टर काम किया कि जो भजनलाल के खिलाफ बोला गया खट्टर जी ने, दूसरा वही जनता बीजेपी के खिलाफ थी, और तीसरा क्या है कि नलवा में आप बात कर रहे हो भूपेंद्र अपने रणबीर गंगवा जी की। रणबीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर थे यहाँ, और इनको पिछड़ा वर्ग का नेता बनाते हैं। आपको याद होगा एक बार यहाँ पुराना गवर्नमेंट कॉलेज में रैली थी पिछड़ा वर्ग की, और रणबीर गंगवा जी ने डिमांड रखी कि आपने बैकवर्ड क्लास में क्रिमिनल की जो आय सीमा रख रखी है उसमें जो बढ़ा रखे है 8 लाख का 6 लाख कर दिया, और उसमें एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दी, सैलरी इनकम जोड़ दी। एक चपरासी का लड़का भी वो क्रिमिनल में आ रहा है। आपने हालात ऐसे बना दिए। खट्टर साहब ने लिटरली उनको धमकाया, कहने नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने कर रखा, बिल्कुल सही कर रखा है। और एक परिवार पहचान पत्र। तो मतलब गंगवा जी की ने करवाया क्या है पिछड़ा वर्गों के लिए? मैं सीधी सी बात ये बनाऊं कि उनकी बात को मना कर दिया, उनको धमका दिया सीएम साहब ने सबके सामने, यार उनकी डिमांड मांगी नहीं। हालांकि वो जो डिमांड करे थे थोड़े दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिफिकेशन को कैश कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने गंगवा जी की डिमांड मानी लेकिन खट्टर जी ने नहीं मानी। तो क्या गंगवा साहब भी नाराज है? मतलब गंगवा साहब नाराज नहीं है, लेकिन लोगों को पता लग गया गंगवा साहब क्या सुनाई नहीं होती गंगवा साहब हमारे गंगवा साहब हमारा क्या करवा देंगे, तो उनको लोगों में इम्पैक्ट तो जाएगा ना ये। हालांकि गंगवा साहब के बूथों की तबीयत खराब थी, वैसे भी कमर में दर्द था और कन्वेंशन के लिए ज्यादा जा भी नहीं पाए, वो भी इम्पैक्ट रहा होगा। देखो ऐसा है, पिछले से पिछले चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा की भी तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल में थे और उसके बाद में भी वो जीते थे। ऐसी बात नहीं है, तबीयत खराब होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको आपके कहने पे या आपकी पार्टी को वो नहीं मिलेंगे वोट, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक्चुअली फैक्टर कई थे, ये भी हो सकता है। और सबसे बड़ा फैक्टर तो वो है ना कि चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता था, उनके कहने से भी कितने वोट आए थे। हालांकि उन्होंने अपने बूथों में अपने पार्टी प्रत्याशी जितवाया, बूथों और आसपास के बूथों में। जी, हम लोग नारनौंद की बात करें। नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु पूर्व मंत्री हैं, रामकुमार गौतम ने भी इशारा किया कि आने वाले देश के लिए, हित के लिए मोदी को लाना चाहिए, इस तरह की बात हुई। उसके बाद भी वहाँ ये लगा रहे थे कि 25-30 हज़ार से वहाँ से जीतेंगे, लेकिन 45 हज़ार से भी ज्यादा के मार्जिन से जयप्रकाश जेपी जीतते हैं। क्या मानते हैं कि वहाँ पे जैसे कि कैप्टन अभिमन्यु का वर्चस्व क्या रहेगा आने वाले समय में? देखो ये तो पार्टी को तय करना है उनका, और वर्चस्व तो जो पहले वहां से विधायक रह चुके हैं, फिर वित्त मंत्री रहे, वहां उन्होंने काम भी किया है। देखो है उनका वहां नारनौंद में, और पैतृक गांव रहा उनका। लेकिन अब सबसे बड़ी खास बात क्या रही नारनौंद में कि बीजेपी के जितने भी, जैसे कमल गुप्ता जी हैं और सावित्री जिंदल जी जो आए वो हैं, गौतम सरदाना है, और जो पार्टी के और नेता हैं, उनके हल्कों से बेशक पार्टी का प्रत्याशी हार गया हो, लेकिन उनके बूथों से पार्टी का प्रत्याशी जीता है। यानी कि उन्होंने या तो हाईकमान को मैसेज देने के लिए ऐसा किया हो या मेहनत करी हो, जो भी कारण हो। लेकिन नारनौंद के अंदर तो कैप्टन अभिमन्यु के बूथ से भी पार्टी का प्रत्याशी हार गया, और जो अपने वहां से जसपा के विधायक थे रामकुमार गौतम, जिन्होंने इनडायरेक्ट वे में बीजेपी की सपोर्ट की थी, उनके बूथ से भी हार गया। तो जनता ने उनकी नहीं सुनी, कहने का मतलब सीधा यही है। अगर उनकी सुननी होती, चलो मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये कह सकते हो कि कैप्टन ने भीतरघात कर दी, तो रामकुमार गौतम जी को इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करने की क्या जरूरत थी? फिर उनके बूथ से भी नहीं हार रहे, लोग सुन ही नहीं रहे थे एक्चुअली। तो जैसे कि पहले नारनौंद में ना वहाँ पे रैली थी मंडी में, और कैप्टन अभिमन्यु ने सीधा मतलब चौटाला परिवार पर खूब बरसे हैं। चाचा भतीजे की नहीं मानते, भाभी उसकी नहीं मानती है, दादा उसकी नहीं सुनते। मतलब जो अभिमन्यु का जो ये वक्तव्य था, इसका कितना प्रभाव इस चुनाव में पड़ा है वहाँ पे? क्या मानते? जो उनकी जनता आई हुई थी, तो उनके जो डायलॉग डिलीवरी से नहीं लगता था कि कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ बोल रहे हैं? देखो मेरे को तो समझ में नहीं आया कि वहां पर जब आपको पता लग गया कि चुनाव है ना बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, वो मान रहे हैं, लेकिन चुनाव तो जनता और बीजेपी के बीच में था ना, तो वो क्यों तो इनेलो और जेजेपी पे बात कर रहे हैं? कोई बात ही नहीं, लोग सुनना ही नहीं चाहते, कोई चर्चा का विषय नहीं थी इनेलो जेजेपी। तो आपको वोट परसेंटेज पता लग रहा है
चौधरी रंजीत सिंह के लिए वोट कम और उनके परिवार के ऊपर ज्यादा बरसे। हाँ, परिवार पे ज्यादा बरस रहे थे, तो वो कोई चर्चा का विषय नहीं था कि आप परिवार पे बरसने रंजीत के परिवार पे जा रहे हो ना, तो इसका मतलब आप जेजेपी और इनेलो पे भी जा रहे हो। और जेजेपी इनेलो चर्चा में क्यों ला रहे हो, जो इस वोट चुनाव में चर्चा में थी भी नहीं, और चुनाव परिणाम भी बता रहा है कि चर्चा में थी नहीं। तो जैसे कि हम लोग उकलाना की बात करें कि विशेष तौर से हम वही कर रहे हैं जहाँ के भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल एक तरह से नुमाइंदे जनप्रतिनिधि हैं। आशा खेदड़ वहां से जिला अध्यक्ष से पहले चुनाव भी वहां लड़े, वहां बहुत बड़े बड़े एक तरह से नेता भी हैं, उसके बाद भी उकलाना से भी हारने का कारण। देखिए, आप आशा खेदड़ जी उकलाना हल्के से हैं, उनके बूथ से उनका प्रत्याशी जीता है, लेकिन अनूप दानक जी जो जेजेपी के सबसे निष्ठावान विधायक रहे हैं, जिनको मंत्री भी रहे हैं, उनके बूथ से जेजेपी का प्रत्याशी आ रहा है। बात सब जगह घुमा फिरा के ये आ जाती है, जनता किसी की सुन नहीं रही थी बहुत, क्योंकि इन्होंने भी तो जनता की नहीं सुनी ना। सवा साल तक किसान बैठे, सुनी आपने, तलवंडी राणा पे 1 साल से ऊपर होगा वो बैठे हैं, आपने सेक्रेटरी कभी देखा खाली बैठा हो, कभी खाली देखा सेक्रेटरी, तो कुछ सुनने वाला नहीं है, तो जनता क्यों सुनेगी आपकी बात। यहाँ ये रीजन यही रहे कि लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा होगा कि वो किसी की बात ही नहीं सुन रहे थे, इसलिए ये चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता बना। तो हांसी की हम बात करें, हांसी में आकलन ये था बीजेपी कम से कम 15 से 20 हजार से यहाँ से लीड करेगी या जीत हासिल करेगी, इस तरह की बातें। वहां भी मार्जिन कम हुआ और वहां से विनोद विहाना लगातार लग रहे हैं, लंबे चौड़े एक तरह से रैलियां करना, झलसे करना, गैदरिंग खूब दिख रही थी, उसके बावजूद वहां से भी इस तरह की। देखो, शहर से तो जीतती है और गांव के क्षेत्रों से काफी हारी है भाजपा, तो कुल मिला के वो मार्जिन कम हो गया। इसार भी तो इसी कारण ज्यादा मार्जिन हुआ ना जीत का, क्योंकि शहर है। बीजेपी को पहले भी शहरी पार्टी बोला जाता था और आज भी प्रूव कर दिया कि शहरी पार्टी है। तो हांसी मिक्स हल्का है शहर और गांव का मिला के, इसलिए वहां मार्जिन कम होगा, शहर से जीती है। हालांकि भवानीखेड़ा में क्या मानते हैं आप, क्या फैक्ट रहे वहाँ, भजनलाल जी का फैक्ट रहा या क्या फैक्ट रहे हो? देखो, भवानीखेड़ा भिवानी में आ जाता है और वो अपने रिजर्व कैटेगरी से भी है, और वहां पर बीजेपी का विधायक भी है बिशंबर में वहां पर। तो वहां पर जो उम्मीद के हिसाब से उनको मिलना चाहिए, बात वो आ गई ना, रिजर्व हल्का, तो वहां एससी वोट ज्यादा है, तो एससी वोट जो संविधान खतरे में है उसके कारण भी तो नाराज चल रहा था ना। तो जब बात की जैसे बसपा के कैंडिडेट को 2019 में जो वोट मिले, इस बार नहीं मिले उतने, क्यों नहीं मिले कि वो ट्रांसफर हुए वोट, अपने आप हो गए या किसी ने करा दिया, जैसे भी हो। तो भवानीखेड़ा का रीजन ये भी रहा है मैन जी। अगर उचाना का हम बात करें, उचाना में जैसे कि ब्रजेंद्र सिंह वहीं से थे और बड़े लंबे चौड़े, उससे ना लगभग 3.5 लाख से अधिक वोट से पिछली बार सांसद बने थे। उचाना में ये था कि 35-40 हजार एक तरह से जयप्रकाश जेपी लेंगे और लगभग उतने के आंकड़ा उन्होंने वहां से लिया है। वहां क्या मानते हैं, कहीं बीजेपी की बढ़त हुई वहां पे? नहीं, बीजेपी की बढ़त तो पिछली बार के मुकाबले, देखो पिछली बार बोला 2019 का चुनाव वो अलग था, मोदी वाला, वहां तो ब्रजेंद्र को काफी उचाना से लीड मिली थी। बीजेपी की तो नुकसान ही हुआ वहां इस बार, तो क्योंकि वो उचाना हल्का ग्रामीण हल्का हो गया ना, तो वही नारनौंद की तरह। क्या आपको लगता है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मदद की है जयप्रकाश जेपी की? अगर चौधरी जैसे नारनौंद के अंदर अगर कैप्टन अभिमन्यु की और राम कुमार गौतम की लोगों ने नहीं सुनी, तो वहां क्यों सुनेंगे? वो अगर मदद की होगी तो भी बढ़िया वोट मिले, अगर वो ना भी चाहते ना तो भी मिलने थे। वो तो लोगों को सुनना ही नहीं था, लोगों को अपने कमाने की करनी थी ना, क्योंकि हमारी नहीं सुननी तो हम इनको बताएंगे कि हमारी नहीं सुनोगे तो हम क्या करेंगे। वो लोग संदेश दिया लोगों ने जी। बरवाला में किस तरह की, जैसे कि एक तरह से बरवाला से जो आंकलन जो लगा रहे थे, लगभग उतना भारतीय जनता पार्टी ने वोट हासिल किए हैं, हालांकि जयप्रकाश जेपी की वहां पे मार्जिन कम हुआ है। आप क्या मानते हैं वहां पे जो जयप्रकाश जेपी के साथ क्या जो नेता थे, बहुत सारे नेता थे जयप्रकाश जेपी के साथ, जो कि लगभग 8 से 10 हैं जो विधायक के लाइन में आने वाले समय में टिकट के दौड़ में लगाने वाले, इतने वो होने के बावजूद भी वहां जयप्रकाश जेपी की हार। जो लीड जेपी को नारनौंद से मिली थी और जो नेताओं की भीड़ बरवाला में है, उसके हिसाब से मुकाबला बरवाला का नारनौंद से होना चाहिए था। उस मुकाबले में कहीं नहीं ठहरे हैं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो टिकट के बरवाला हल्के से जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार, वो किस मुंह से जाके टिकट मांगेंगे कि हमने ये किया करके दिखाया। आपके पास मौका था ना, 4 महीने पहले मौका है, आप दिखाओ पार्टी के लिए क्या कर सकते हो, कुछ कर ही नहीं पाए। तो हिसार का ये था कि लगभग 50 हजार से लीड होने की बात थी, लगभग 70 हजार के करीब इन्होंने वोट यहाँ पे हासिल किए, यहाँ भी वो लीड नहीं ले पाए।
जैसे कि जिंदल परिवार साथ में, यहाँ से मंत्री कमल गुप्ता जी है, मेयर है, यहाँ से पूर्व प्रत्याशी हैं, बहुत सारे लोग हिसार में। और हिसार अगर बात करें तो बीजेपी का एक तरह से कि शहरी वोट है तो बीजेपी की तरफ भी थे, उसके बावजूद ही इतने वोट हासिल नहीं कर पाए और एक तरह से लीड की हम बात करें तो 50,000 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। इस पूरे चुनाव को समझने के लिए हिसार हल्के को समझना ही काफी है। जैसे यहाँ सावित्री जिंदल जो कई बार विधायक बन चुकी है, कमल गुप्ता लगभग 2 बार से विधायक है, गौतम सरदाना जो यहाँ का मेयर बन चुके हैं, और भी बड़े बड़े नेता आज बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास कौन है? तो हम टेबल पे बात करें ना तो यहाँ से 50-60 हजार की मिनिमम लीड थी। अगर शहर में आप गए होंगे मतदान वाले दिन तो कई बूथों पे तो जयप्रकाश के कांग्रेस के एजेंट बूथ भी नहीं थे, पर्ची काटने वाले भी नहीं बैठे थे। तो माहौल लग रहा था कि 50-60 हजार मिनिमम यहाँ से होगा, बावजूद उसके इतनी कम मार्जिन में हार होना जेपी की, यही बताता है कि जो अंडर करंट लोगों में जो गुस्सा था ना उसका आकलन कोई नहीं कर पाया। जी, जैसे कि चौधरी देवीलाल की नर्सरी से निकले जयप्रकाश जेपी भी वहीं से, परिवार के एक उनके बेटे और दोनों एक तरह से उनके पोते की बहू हैं, 3 प्रत्याशी एक ही परिवार थे, वहां से स्टूडेंट थे जयप्रकाश जेपी। और ये लगा के अगर बात करें, तीनों ने तो चौधरी देवीलाल जी की पोस्टर लगा रखा था, बीजेपी के बैनर में भी जेजीपी और इनेलो भी, उधर से जयप्रकाश जेपी थे। आप चौधरी देवीलाल की जो पोस्टर लगा के उसकी भावनाओं से जो जुड़े हुए थे, उन लोगों ने भी जेजेपी और एक तरह से इंडियन नेशनल लोकदल को अगर बात करें, वोट प्रतिशत कितना दिया आप मानते हैं, क्या दिया है? और वहीं पे चौधरी रणजीत सिंह उनके बेटे थे, उनको भी लोगों ने वो अनदेखी कर दी। देखिए, पहले तो एक बात क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि खबरें लगती रहती है कि वो देवीलाल जी से राजनीति शुरू की जयप्रकाश ने। मेरे पास कई फोन आए पुराने लोगों के कि जी ये गलत छप रहा है, गलत छप रहा है। वो कैसे कि जी जयप्रकाश ने सबसे पहले वीरेंद्र सिंह के साथ जुड़कर राजनीति की शुरुआत करी थी, उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ जुड़े थे वो, और इनडायरेक्ट वे में देवीलाल जी से जुड़े थे वो। तो लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि वो स्वयं भी कहते हैं कि चौधरी देवीलाल से मैंने क्लियर करना जी, आपने राजनीति की शुरुआत वीरेंद्र सिंह जी के साथ करी थी या देवीलाल जी? चौधरी वीरेंद्र सिंह। हाँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने उचाना वाले। हाँ, उनके इस बारे में बोला जाता है, लेकिन लोग भी चला रहे हैं और वो भी कुछ नहीं बोलते। क्लियर तो करूं, कईयों ने कहा है कि उन्होंने वीरेंद्र, क्यों पुराने जो लोग हैं, बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि जयप्रकाश जेपी की हाँ राजनीति की शुरुआत उन्होंने चौधरी देवीलाल की उससे की थी, नर्सरी से, और या फिर चौधरी वीरेंद्र जी की वहां से शुरुआत करके फिर जुड़ना हुआ था, ये स्पष्ट करना चाहिए उनको। तो आप क्या, जैसे ना देवीलाल की फोटो रणजीत सिंह चौटाला भाजपा के पोस्टर में और इनेलो के पोस्टर में, जेजेपी के पोस्टर में, उनके तस्वीर से जो लोग भावुक थे, हाँ चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए से स्टार्ट करके पेंशन आज 3,000 हुए, हम तो अभी भी उनको गुण गाते। इस तरह के गाँव के हम जब जा रहे थे लोग बोल रहे थे, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हुआ। बात वही आ जाती है, हर जगह जो हिसार की बात की थी, लोग आप देवीलाल की फोटो दिखा दो या महात्मा गांधी की फोटो दिखा दो, कुछ दिखा दो, लोगों में जो गुस्सा था ना वो गुस्सा जाहिर करना था, और इस चुनाव में लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। तो आप देवीलाल के बारे में आज कोई भी पार्टी ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है कि देवीलाल जैसे, आज देवीलाल की मेन पार्टी इनेलो है, जेजेपी है, वो भी दावा करती है वो भी हमारे हैं, क्योंकि एक परिवार से हैं। रणजीत जी भी दावा करते हैं, अपने संपल सिंह जी भी दावा करते हैं कि देवीलाल जी का मैं भगत हूँ, और दूसरे किसी पार्टी में और किसी नेता में हिम्मत नहीं है कि देवीलाल जी के खिलाफ एक शब्द बोल दें, क्योंकि वो अब ऐसे नेता बन चुके हैं, उनको मतलब पार्टी से जुड़े नहीं है। तो वो अलग चीज है कि हर कोई उनके नाम पे वोट मांग रहा था, और यहाँ तो देवीलाल के परिवार से 3 प्रत्याशी थे और ये अपने आप को उनका भगत भी बोलते थे, तो चारों ही प्रत्याशी मान लो देवीलाल जी के नाम से। तो बात देवीलाल जी की नहीं थी, वोट मिलना था यहाँ एंटी बीजेपी, तो एंटी बीजेपी वोट कैश करके जेपी। जैसे प्रचार के तुरंत बाद सुनैना चौटाला कुलदीप बिश्नोई के निवास पे जाती हैं, चाय पीकर आती है और फोटो वायरल होती है, इसका क्या आपको लगता है, क्या परिणाम इसके आए होंगे और लोगों ने क्या आकलन इसका लगाया हुआ? नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी उस दौरान सुनैना चौटाला जी से बात हुई थी, इनके लोगों से बात हुई थी, उन्होंने भी क्लियर किया था एक इंटरव्यू में सुनैना जी ने कि मैं तो वहाँ सेक्टर 15 के अंदर कन्वेंसिंग करी थी डोर टू डोर, तो उनका घर था तो मेरा फर्ज था उनसे ही वोट मांगना। मेरे को पता वो वोट नहीं देंगे, लेकिन मेरा फर्ज तो है मांगना। तो एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन के घर गया तो उन्होंने चाय भी पिलाई, तो ये रूटीन का मामला था। लेकिन मीडिया के लिए हम क्या खबर बनाए, खबर तो बनेगी ना,
तो जैसे कि सुनैना और नैना की बात करें ना, जैसे आकलन ये था लगभग 50-50 हजार वोट ये ले जाएंगे, इस तरह की बातें थी। लेकिन ये मतलब ना 20-22 हजार से 25 हजार का आंकड़ा भी नहीं कर पाए पार। ये क्या हो रहा? लोगों ने बिल्कुल एक तरह से सरकार के खिलाफ मतदान किया कि उनको ये लगता था जीतने वाले तो है नहीं, हम इनको नहीं जीतने वाले को देते हैं। ये बिल्कुल यही, क्योंकि इनको इनके ज्यादा वोट में किसान वोट बैंक है, किसान है, जाट है, क्योंकि जाट ही ज्यादातर किसानी करते हैं, मतलब इनको जाति की बजाय ऐसे बात मान सकते हैं। और किसान बीजेपी के खिलाफ था और अभय चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया एमएलए पद से। हिसाब से तो वो सारे वोट जाने चाहिए थे इनेलो को, लेकिन यहाँ क्लियर था कि इनेलो प्रत्याशी जीत नहीं सकता, उनको मेन काम है कि बीजेपी को हराना। तो वो एक पोलराइज हुआ वोट, तो पोलराइज होने के कारण वो कांग्रेस को गया और यहाँ वोट सिर्फ जो पार्टी वर्कर थे उनके वोट आए इनके पास। वो पोलराइज हो गए एक जगह, उनको क्लियर हो गया कि हाँ ये नहीं जिता सकते, ये मतलब बीजेपी को नहीं हरा सकते। मेन उनका मकसद था बीजेपी को कौन हराएगा। जेपी कोई ज्यादा ये नहीं था कि किसान नेता हो गया वो भक्त हो गया, लेकिन बस एक सारा है जेपी हरा सकता है बीजेपी को, इसलिए जेपी के पास गए वोट। जी, जैसे इस बार का जो एक तरह से मतदान का जो रिजल्ट आया है, विधानसभा चुनाव लगभग 3-4 महीने 5 महीने के अंदर ही चुनाव होने, और वहां से करनाल से मनोहर लालपुर मुख्यमंत्री वो भी जीतते हैं, और वहां से जो नायब सिंह सैनी विधानसभा चुनाव जब उपचुनाव हुआ वो भी जीतते हैं। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में? देखिए, लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर था मोदी, और वो विधानसभा चुनाव में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो सीएम के लिए चुनाव होगा ना। जैसे राम कुमार गौतम जी बोल रहे हैं, मूर्खों ये चुनाव पीएम के लिए है, सीएम के लिए नहीं है। तो बात वही, लोगों को पता है ना कि वो अगला चुनाव तो सीएम के लिए होना है, सीएम यहाँ, मोदी तो बनना नहीं है। तो एक फैक्टर तो वो काट दो, तो मोदी फैक्टर वाले वोट कम हो जाएंगे। गुस्सा तो लोगों में है ही, वो 4 महीने में शांत हो नहीं पाएगा। ये बीजेपी के ऊपर है कि वो अपनी गलतियां मान के कुछ स्कीमों को बंद करके जिनका विरोध है उन गुस्सों को कितना कम कर सकती है। ये देखा जाएगा कि वो जो करेगी बीजेपी, वो अगले चुनाव में फर्क डाल सकता है। वरना यही इसी डर्रे पे बीजेपी चली, इसी डर्रे पे 4 महीने सरकार चली, तो स्थिति इस चुनाव से भी खराब होगी। तो क्या लगता है रणजीत चौटाला का हारने का कारण, हालांकि ये था सरकार के खिलाफ तो थे, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हिसार लोकसभा में थे उन्होंने दिखाई तो दी, लेकिन अंदर खाते पूरी तरह से मदद नहीं की, साफ तौर से दिखाई भी ये दे रहा है। क्या मानते हैं उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई कर सकती है? देखो, वैसे पार्टी का है मामला, लेकिन इन्होंने भी टेक्निकली, सिर्फ अभिमन्यु के अलावा कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसने टेक्निकली ये सिद्ध कर दिया हो कि मैंने बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगे। सिर्फ अभिमन्यु के अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके बूथ से बीजेपी का प्रत्याशी हारा हो। तो टेक्निकली क्या कार्रवाई करेंगे? अगर वैसे तो पार्टी है, पार्टी कुछ भी कर सकती है, कोई भी आरोप लगाए कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता आगे विधानसभा चुनाव भी है, उसके लिए भी काम करना है, उनको मनाना है लोगों। अब बीजेपी का काम होगा जोड़ना, तोड़ना मेरे हिसाब से मुश्किल होगा, किसी पे कार्रवाई होगी। तो रणजीत चौटाला का मुख्य हारने का कारण, एक तो आपने कहा कि सरकार के खिलाफ लोग थे, दूसरा क्या कारण मानते हैं? दूसरा, जैसे रणजीत चौटाला जी यहाँ आए, मैंने उनका भाषण भी सुना, उनके वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चर्चा हुई, तो मुझे लगा कि वो 2019 की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। और 2019 में जो मोदी की एक लहर थी, तो बोलते ना कि पहला ऐसा चुनाव देखा था जिसके अंदर पीएम ने एमपी बनाए। हिसाब से तो एमपी पीएम को चुनता है ना, तो पिछला चुनाव ऐसा था कि पीएम ने एमपी बना दिए, तो वो चुनाव थे। वो इस चुनाव को भी वैसा ही मान रहे थे, इसलिए वो ज्यादातर अपने भाषणों में हर जगह मोदी का ज्यादा जिक्र करते थे। तो उनको लग रहा था कि मोदी ही जिताएगा। तो एक्चुअली में चुनाव अलग था जी। तो वो थोड़ा सा रणनीति उनको वो और कॉन्फिडेंस हो गया था, वो चुनाव को समझ नहीं पाए, मुझे लगता है। तो एक और कॉन्फिडेंस भी हो गया। बताते हैं कि रूठों को मनाया भी, लेकिन उनको तरीके से नहीं मनाया। जैसे कुलदीप बिश्नोई कि इनके लोगों की तरफ से, इनके वर्करों की तरफ से बात आ रही है कि हमारे प्रोग्राम नहीं कराए, आदमपुर तक सीमित रख दिया। हालांकि उधर भिवानी की तरफ गए हैं, काफी जगह गए हैं, लेकिन कह रहे हिसार हल्के में नहीं घुमाया इतना, हिसार लोकसभा क्षेत्र में। तो ये भी रहा होगा कि और कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होगा कि हमें किसी की जरूरत भी नहीं है। और मोदी की बोलते आएगा तो मोदी कैसे आएगा, रणजीत नहीं जीतेगा तो कैसे आएगा। तो वो एक क्लियर हो लिया था कि वो तो देंगे लोग। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी 3-3, 4-4 प्रोग्राम हिसार लोकसभा में होना, उसका कितना एक तरह से फायदा जेपी को मिला? देखिए, कांग्रेस
कि ज्यादा नेता नहीं है। प्रियंका गांधी के 2 रोड शो थे और राहुल गांधी जी की 2 रैलियां थी, तो क्योंकि उनके पास ज्यादा, लेकिन यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगभग हर क्षेत्र में जाके रैलियां की है, जनसंपर्क किया है। जिस दिन अमित शाह जी की रैली थी उस दिन हुड्डा जी की 3 रैली थी। और तो हुड्डा जी ने संभाला है इस चुनाव को, और बस इतना रहा है कि वो सिरसा नहीं गए, सिरसा वाले लोग इधर नहीं आए, तो वो थोड़ा सा कमी रही है इस चुनाव में कांग्रेस के लिए। और मैं कहना चाहूंगा अगर विधानसभा चुनाव से पहले इस कमी को भी दूर कर लेंगे ना, तो उनके लिए सरकार रखी रखाई सरकार है, थाली में परोसी हुई सरकार है। बस उनको एकजुट होके रणनीति बना के लोगों के पास जाना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मंच से ये भी कहते थे, जयप्रकाश जेपी को यहाँ से सांसद बना दो, अगली सरकार मैं बना दूंगा। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। देखो, तभी तो राम कुमार गौतम जी ये कह रहे थे कि पीएम के लिए चुनाव है, सीएम के लिए नहीं है। लेकिन वो तो अपने हिसाब से कह रहे हैं ना कि यहाँ से अगर जेपी जीत गया तो एक लहर बनेगी, हवा बनेगी, क्योंकि बोलते ना लोकसभा चुनाव का इम्पैक्ट अब जो 4-5 महीने बाद में विधानसभा चुनाव आना है, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का इम्पैक्ट तो जाएगा। जेपी जीतेगा तभी तो यहाँ के 9 हल्कों को से भी जीत पाएंगे ना वो उनका। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी समय देने के लिए। बहुत लंबी हमने बातचीत की, कई एक तरह से मुद्दों पर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कुमार मुकेश जी से हमने बातचीत की और वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग विषय पे विस्तार से आपको जानकारी बताया। हालांकि कईयों को कई बातें चुभी भी गई, हमने उस हिसाब से नहीं कि हमने जो एक तरह से जर्नल जो बातें हैं उस विषय पे हमने चर्चा की। हमारी ये चर्चा थी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दिया, साथ के साथ शेयर